जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से सुबह खैर एंड खुश आमदीद। और एक ऐसी रिपोर्ट मेरे सामने आई तो सोचा क्यों ना आपसे इसका जिक्र भी किया जाए। इसके बारे में हम सब जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट जब आई है तो क्या सदाकत है इसमें कि जहाँ कहा जाता है कि पाकिस्तान में जब मटर्निटी का टाइम चल रहा होता है ख़वातीन में ख़ास तौर से, उस दौरान जो है अमवात जो है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और हर 50 मिनट में एक पाकिस्तानी माँ ज़च्चगी के दौरान अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 4 ममालिक में होता है जिनमें पाकिस्तान है, भारत है, नाइजीरिया और आई थिंक एक और कोई कंट्री है, सूडान। तो इन 4 ममालिक में से पाकिस्तान का भी नाम है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी जो है उसके बाद ख़वातीन में अमवात की तादाद जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। ये एक अलमिया है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या वजूहात हैं, क्या हम ख़वातीन जो हैं उन्हें ये अवेयरनेस नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्हें किस तरह ख्याल रखना चाहिए या आफ्टर डिलीवरी उनको क्या करना चाहिए, क्या यही रीज़न्स हैं या फिर कोई और वजह है, ये सब जानेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले चाहूँगी उनसे आपका तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर बख्तावर डोसानी, कंसल्टेंट OB-GYN, इनसे मिलते हैं। एस्थेटिक गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, ये पहली बार मैंने सुना है, तो ये मैंने क्यों सुना है, क्या वजह है, क्यों मुझे भी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में, आपको है या नहीं, ये आपको डॉक्टर साहिबा खुद ही बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाई और आपने मुझे उस कंट्री का भी बताया जिसका मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, क्योंकि बाज़ हुआ आप स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं से शुरू करते हैं। ये जो ड्यूरिंग मैटरनिटी है ये अमवात इतनी ज़्यादा और अब पाकिस्तान का शुमार उन 4 ममालिक में होने लगा है जो कि फर्स्ट फॉर्म हैं, जिनमें ख़ास तौर से जब जिक्र आता था भारत का, पहले जो मैं पढ़ रही थी उसमें भारत में सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में एकदम से ये आ जाना, रेशो बढ़ना, ये क्या वजह है इसकी? देखिए, स्टेटिस्टिक्स के बारे में जब बात करें तो इट्स रियली सैड, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एज वेल, बट चूँकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है एक वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ है और उसमें रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से और दूसरे भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सके। अगर आप स्टेटिस्टिक्स चेक करें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो कि एक डेवलप्ड लाइक प्रॉपरली डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर भी इस चीज़ के स्टेटिस्टिक्स देखे गए हैं। वो क्यों देखे गए हैं? क्योंकि इसमें कोई वन ऑफ द फैक्टर नहीं है जी। लाइक इसमें जो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं वो 2 या 3 मतलब हैं तो बहुत सारे रीजंस, लेकिन हमें सारी चीज़ों को एड्रेस करना है कि क्यों असल में ये चीज़ हो रहा है। अब जैसे कि ज़िचकी के बारे में आपने बताया, ज़िचकी मीन्स बेसिकली मैटरनिटी। मैटरनिटी ओवरऑल जो आपका जो एंटीनेटल पीरियड चल रहा होता है उसमें भी बहुत सारे ऐसे कोमॉर्बिड्स होते हैं जो कि कलेक्टिवली बाद में जाके एक प्रॉब्लम कॉज करते हैं जिसकी वजह से ये रेट बढ़ जाता है। अच्छा, अगर हम स्टेटिस्टिक्स की बात की करें तो 2016 में ये रेशो अप्रॉक्सीमेटली 270 to 80 के करीब का था और मैटरनल मोर्टेलिटी जो है वो 100,000 में से कैलकुलेट होती है। 100,000 मीन्स 1 लाख कि 1 लाख औरतें जो प्रेग्नेंट होंगी या जो हामला औरतें होंगी उनमें से 2016 में देखा गया था कि 256 to 60 to 80 तक का रेट था। 2024 का जो लास्ट हमारा जो सेंसस है उसमें ये चीज़ आई है कि अब 150 to 160 तक हम पहुंच गए। अब आपको भी पता है कि कोई भी चीज़ को अगर हमें इम्प्रूव करना है तो कोई एक बंदा नहीं कर सकता, डॉक्टर्स नहीं कर सकते, हॉस्पिटल्स नहीं कर सकते या अकेले पेशेंट्स नहीं कर सकते या इवन अलोन गवर्नमेंट इस काम को नहीं कर सकते। सबको मिलकर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रहा है जी। अब होता ये है अमूमन जो सबसे ज़्यादा इसका रिस्क फैक्टर होता है वो मेडिकल टर्म्स में तो लोगों को शायद पता होगा, लेकिन पोस्ट पार्टम हेमरेज के नाम से ये चीज़ है और ये बहुत कॉमन है। अब इस चीज़ के ऊपर डॉक्टर्स तो काम कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन काम कर रही है। अब चूंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको पता है कि सारी जो हमारी ख़वातीन है वो प्रॉपर हॉस्पिटल्स में तो नहीं आ रही। इसको आसान अल्फाज में किस तरह बताएंगी आप ख़वातीन? देखिए, ईजी आंसर में मैं इस तरीके से बताऊंगी कि डिलीवरी के बाद खून छूटना, डिलीवरी के बाद जब बेबी डिलीवर होता है तो खून छूटने के मसले को पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी वर्ड्स में ये है, सबको पता है, मिडवाइफ्स को पता है, LHVs को पता है, हमारी मदर्स को पता है, सबको पता है कि डिलीवरी के बाद जो इस प्रोसेस से गुजरा है दे नो इट। सो दिस इज बेसिकली पोस्टपार्टम हेमरेज। अब पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए जो हमारी गायनोकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक की जो एसोसिएशन है वो बहुत काम कर रही है।
दे आर ट्रेनिंग द LHVs, दे आर ट्रेनिंग द मिडवाइफ्स, बाकायदा पूरी बच्चों की तरह उनकी बाकायदा ट्रेनिंग की जा रही है कि देखिए ये चीज़ है, ये आप रखें अपने लेबर रूम में, आपके पास ये होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस सब के बाद भी जो लोग इन LHVs के पास भी जा रहे हैं वो प्लीज़ ये देख लें कि क्या वो इतनी इक्विप्ड हैं कि वो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकें। दूसरी चीज़ ये कि जब मेरी एडवाइस है उन LHVs और मिडवाइफ्स के ऊपर भी कि अगर कोई केस आपको लगता है कि आपके हाथ में नहीं हैंडल है, नहीं कर सकते आप, बी वेरी ओपन टू रेफर द केस। आप बहुत आसानी से उनको बता सके, बिकॉज देखिए पहले जब हॉस्पिटल्स नहीं थे, जब ये टर्शरी केयर्स नहीं थे, तब भी बच्चे तो पैदा होते ही थे ना जी। लेकिन उनके लिए केयर की जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वक्त मेटर्नल मोर्टेलिटी नहीं थी या माएँ उस वक्त अब क्योंकि रिपोर्ट हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि क्या जो है इस वक्त। एक रीजन तो ये है जो कि मैंने पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में आपको बताया। दूसरा कॉज एनीमिया। हर दूसरे बंदे को ये बात पता है कि एनीमिया क्या चीज़ है। एनीमिया बेसिकली ब्लड में हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर हीमोग्लोबिन का कंटेंट ही बहुत कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो यूट्रस के अंदर वो ऑक्सीजन आगे पीछे होने का कोई सिस्टम ही नहीं होगा। इसीलिए डॉक्टर बख्तावर सबसे पहले आयरन टैबलेट्स और एनेमिक क्योंकि खवातीन होती हैं उनको आयरन टैबलेट दी जाती है, या कहा जाता है कि ऐसे फ्रूट्स खाएं, ऐसी वेजिटेबल्स दें जिससे आपका खून बने। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं, जरूर बात करते हैं इस पर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर। शाजिया हैं लाहौर से। जी लाइन जो है ड्रॉप होगी, शाजिया दोबारा आप कॉल मिला लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर बख्तावर, अभी आप जिक्र कर रही हैं कि सबसे पहले तो खून का ज़्यादा बह जाना, और फिर आपने कहा कि ऐसी जगहों पे जाएं जहाँ पे आपको पता हो कि वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे जो ख़ास तौर से जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह सहूलियात नहीं है, फिर आपने खुद भी कहा कि टीम्स नहीं होती, चीज़ें नहीं है। ज़च्चगी के दौरान और कौन सी पेचीदगियाँ हैं जो पेश आ सकती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि ज़च्चगी है क्या। इट्स बेसिकली अ नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल प्रोसेस है लेबर का या प्रेगनेंसी का, एक कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस है। उसको इतना ज़्यादा एग्रीवेट करना या बहुत ज़्यादा सोच लेना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, व्हाट यू नीड टू डू है, सबसे पहले हमारे पास जो पेशेंट्स आती हैं वो बहुत आगे जाके आती हैं। ज़्यादातर कोई ऐसी हमें पता चलता है एक पेशेंट होती है वो इतनी हाई रिस्क होती है और वो आपके पास आ रही होती है 12 वीक्स या 13th वीक्स पे। उसमें जो उसका सप्लीमेंट का शुरू का टाइम होता है, जो उसका बेबी की जो फ्लिकर, जो कार्डियक फ्लिकर होता है, उसको पाने का जो टाइम होता है, वैसे तो कार्डियक फ्लिकर बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, कि वो तो नेचुरली मतलब अल्लाह ताला की कुदरत से और अल्लाह ताला की मदद से वो उस चीज़ को आना है, और नोइंगली ये कि कोई रिस्क फैक्टर्स ना हो। उसके साथ पेशेंट्स को ना बहुत जल्दी रिपोर्ट करना चाहिए। इस चीज़ को दिमाग में रखना चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो गई, हमारा साइकिल नहीं आ रहा, तो नाउ वी शुड जस्ट गो टू द डॉक्टर एंड जस्ट कंसल्ट विद द डॉक्टर एंड हम अपने सारे रिस्क फैक्टर्स को रूल आउट कर लें। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को लेके चलेंगे तो हम आगे की चीज़ों पे बात कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि मैटरनिटी पीरियड से गुजर रही होती हैं और पहले भी उनके बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी आगे की बातें नहीं पता चली होती। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी को मैटरनिटी के टाइम से वो गुजर रहा है तो किन बातों का खास तौर से ख्याल रखना है? जिस तरह आपने कहा ना, आपको पता चल गया कि आपका मंथली साइकिल नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बाद अक्सर होता है कि डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं, मुख्तलिफ प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, मगर ख़वातीन उसको सीरियस नहीं लेती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसके लिए ये होता है कि अगर एक ऐसी पेशेंट है जिसको पता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती, मतलब वो नहीं आना जाना कर सकती, लेकिन उसके लिए देखिए अब प्रेगनेंसी आपने कर लिया है ना, ये चीज़ें तो पहले डिसाइड करनी है कि इफ़ यू जस्ट कांट डू इट, तो आप उस चीज़ में हाथ या पैर अपना रखें ही ना। सिंस यू हैव डन इट एंड मतलब विद गॉड्स हैप्पीनेस अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है, तो बस आप ये कर सकती हैं कि अपनी जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनके पास आप जाएं, उनसे अपनी सारी रूटीन डिस्कस कर लें, सारे रिस्क फैक्टर्स डिस्कस कर लें। अम्मी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, फैमिली में कोई तो नहीं था, फैमिली में शुगर तो नहीं थी, या डायबिटीज़ या फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर का इशू तो नहीं था, आपकी प्रेगनेंसी कितने टाइम के बाद हुई, नेचुरल कंसेप्शन है, आप कोई दवाइयाँ तो नहीं लेती, कोई बीमारी तो नहीं चल रही जिसके लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो शुरू का टाइम ही ख़राब करती हैं। वैसे तो कुछ ऐसी मेडिसिन आपको सारी मेडिसिन को स्क्रूटनाइज कराना होता है, लेकिन देयर आर मेनी मेडिसिन जो कि शुरू के टाइम पे ही दे डिस्टर्ब द जाइगोट दैट इज़ फॉर्म्ड। तो उस टाइम पे यू जस्ट नीड टू गेट योर रिस्क फैक्टर्स एड्रेस्ड। आप एक मीटिंग कर लें डॉक्टर से, वो आपको सप्लीमेंट्स दे देंगे, और ये टोटली एक
एक बैड इमेज बनी हुई है कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं, बस वो गए तो बुला लिया, फ़ौरन बुला लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई पेशेंट बिल्कुल लो रिस्क है तो उनको हम मल्टीपल टाइम्स नहीं बुलाते। वो हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराएं, अपनी मेडिसिन को करा दें एंड फिर वो आराम से 2 मंथ्स के बाद चली जाएं या 1.5 मंथ के बाद चली जाएं अपने स्कैन के लिए कि कार्डिक फ्लिकर आ गया, अब चलें, गुड। अब 6 वीक्स के बाद चली जाएं, एक स्कैन करा लें। बहुत सारी डॉक्टर्स इस तरीके से होती हैं कि वो पेशेंट के अकॉर्डिंगली टेलर करती हैं, लेकिन आपको फेस टू फेस बात करके एक रैपो बिल्ड करना होता है कि डॉक्टर साहिबा मैं बहुत ज़्यादा नहीं आ सकती, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मंथ्स के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, या मैं नहीं आ सकती, या मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे घर में मसले वो आपको उसी तरीके से आपको एड्रेस कर देंगे और आपको पूरा प्लान बना देंगे 9 मंथ्स का जो होता है। बिल्कुल नहीं, 9 मंथ्स का तो नहीं, लेकिन शुरू का टाइम जिसमें 3 मंथ्स जो आप कहती हैं शुरू का टाइम, उसको आप 3 मंथ्स को ले रही हैं जी, आपको बता देंगे कि देखिए आपको इस टाइम आना जरूरी है और आपको गाइड कर देंगे, आपके अकॉर्डिंगली आपको टेलर करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? नबीला है सरगोदा से। जी नबीला, क्या पूछेंगी? डॉक्टर बख्तावर हमारे साथ हैं। जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ना मोटापे के बारे में। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको बताते हैं। आप आंसर जो है वैसे मोटापे के बारे में आप क्या पूछना चाह रही हैं? जी, मेरा पेट बढ़ा हुआ है और वजन भी बहुत ज्यादा है। अच्छा अच्छा, इस वक्त हमारे साथ जो है ना गायनोकोलॉजिस्ट है, हम उनसे बात कर रहे हैं मैटरनिटी के हवाले से, तो आप इस हवाले से कोई सवाल करेंगी? किससे? ठीक है, बहुत शुक्रिया नबीला कॉल करने के लिए। ब्रेक के बाद इनकी भी बात का जवाब जरूर देते हैं कि मोटापे अक्सर कहते हैं कि जब आप प्रेगनेंसी इसलिए भी नहीं हो रही होती कि आप मोटे बहुत होते हैं, वेट आपने बहुत पुट ऑन किया होता है। इस पर हम बात करते हैं बख्तावर, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इस तरह के भी सवाल आते हैं और भाई अक्सर हमने देखा है कि ये आपका कहते हैं कि ख़वातीन का जो है हमल ज़ाया हो जाता है शुरू के, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा है कि जो मंथ्स होते हैं उसमें क्या ख्याल करना होता है, शायद यही वजह है। लेकिन और क्या रीजंस हैं ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। डॉक्टर बख्तावर हमारे साथ हैं। ड्यूरिंग जो मैटरनिटी है उसमें ख़वातीन को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह रिजॉल्व करनी चाहिए, सब हमें बता रही हैं डॉक्टर साहिबा। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि भाई ये जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ये ज़ाया हो जाती है अक्सर ये हमल, तो इसकी क्या रीज़न होती हैं? देखिए वंस अगेन इसके रीजंस मल्टीपल हैं। अब अगर हम रीजंस को क्लासिफाई करें तो मैटरनल मतलब मदर के रीजंस भी हैं, फीटस मतलब बच्चे की रीजंस भी हैं, और प्लेसेंटा वो जो माँ और बच्चे के बीच का एक कनेक्शन होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, उसके भी रीजंस हैं। अब अगर मैटरनल रीजंस के ऊपर बात की जाए तो कुछ ऐसे कोमॉर्बिड्स होते हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं मदर में जो कि प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। जैसे कि मदर को पता ही नहीं होता वो हाइपरटेंसिव होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उसको पता ही नहीं होता, या मे बी पता भी होता है, उसको किडनी के इश्यूज़ होते हैं, उसको रीनल इश्यूज़ होते हैं, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी अपनी हेल्थ अच्छी नहीं होती, या फिर उनकी अपनी कोई ऐसी रिक्रिएशनल हैबिट्स होती हैं। जैसे कि कुछ मदर्स होती हैं जिनमें स्मोकिंग बहुत कॉमन होती है, या कुछ ऐसे रिक्रिएशनल मेडिसिन या ड्रग्स वो इस्तेमाल कर रही होती हैं, अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखती, उनका अपना बॉडी जो मैस होता है, बॉडी मैस इंडेक्स जो होता है, जो उनका अपना वेट होता है वो बहुत लो बर्थ वेट, मतलब वो जो उनका मैटरनल वेट होता है वो बहुत लो होता है। तो उन सब चीज़ों की वजह से बॉडी कॉम्पेंसेट नहीं कर पाती प्रेगनेंसी को। दूसरी चीज़ ये कि अगर मदर फर्स्ट 3 मंथ्स में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनसे वो एक्सपोज हो जाती हैं, उन इन्फेक्शंस की वजह से ये मिसकैरेज भी एक रीज़न होता है और बेबी के अंदर अबनॉर्मेलिटी भी एक रीज़न होता है। दूसरा 90 to 95% जो प्रॉब्लम है ना वो क्रोमोसोमल है, मतलब वो जो एक मदर का एग इस्तेमाल हुआ है और वो जो मेल पार्ट इस्तेमाल हुआ है, मतलब जो स्पर्म यूज़ हुआ है, उसके साथ जो जाइगोट बना है उनके अंदर कोई ट्रांसलोकेशनल इश्यूज़ हैं, उनके जीन में प्रॉब्लम है, तो वो जीन इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को सस्टेन कर सके। तो कुछ प्रेगनेंसीज जो लकी प्रेगनेंसीज होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं, और वो जो ऐसी प्रेगनेंसीज होती हैं जो थोड़ी सी अनलकी होती हैं वो अबनॉर्मेलिटी में कॉज कर जाती हैं। मैं बहुत ईजी टर्म्स में बात कर रही हूँ सो दैट हमारी जो
ख़वातीन हैं या हमारी जो पॉपुलेशन है उनको एग्जैक्टली समझ आ सके। दूसरा बेबी के इश्यूज़ हैं, वही कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, अब समटाइम्स पता भी नहीं होता कि हमारी फैमिली में किसी को इन्फेक्शन हुआ होता है, चिकन पॉक्स होते हैं, मीजल्स होते हैं, रुबेला के इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं जी। हम कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ खांसी बुखार ही तो था। अब फिर हम मदर से पूछते हैं, जब हमें पता चलता है, वो हमारे पास हॉस्पिटल में आती, वो हमें बताती हैं कि इस तरीके से ना डॉक्टर साहिबा मिस्ड हो गया है ना, मतलब अचानक से धड़कन चली कैसे गई। तो फिर हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको कोई फीवर तो नहीं हुआ था, आप किसी से एक्सपोज तो नहीं हुई थी, क्या आपके किसी बच्चे को मीजल्स या मम्स तो नहीं हुए थे, ये सारी चीज़ें। दूसरा ये प्लेसेंटा का वीक होना, शुरू के टाइम पे जो प्लेसेंटा होता है वो ऑल अराउंड होता है, जो ये बेबी का जाइगोट बनता है ना वो यूट्रस में अंदर अपनी जड़ें बनाता है, तो वो जड़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो वो शेड आउट कर जाएंगी, तो वो प्लेसेंटा की वीकनेस होती है। यहाँ पे वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव है एक विजिट बहुत लाजमी, ये वो एहतियात है जो मैं अभी सवाल करने लगी थी कि भाई ये सब तो आपने बताया, ये सब रीजंस हैं, लेकिन इसके लिए एहतियात क्या है? फिर वही आपने कहा शुरू के जो 3 मंथ्स हैं उसमें शुरू के एज सून एज पीटी, जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आया या आपको पता चला कि आपका जो मंथली साइकिल है वो नहीं आ रहा है, आपको लगता है आपके डेज ऊपर हो गए हैं एंड नाउ आपके सिम्टम्स भी आ गए हैं प्रेगनेंसी के, कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ अपनी जो OB-GYN है, जो भी आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, आपने उनके पास जाना है और एक सिर्फ डिस्कशन करें उनसे कि मेरी फैमिली में ये इश्यूज़ हैं या मुझे ये इश्यूज़ हैं या मैंने इन चीज़ों से मैं एक्सपोज्ड हुई हूँ या मेरा ऑक्यूपेशन ऐसा है, मैं इस तरह की चीज़ों से मैं एक्सपोज्ड हूँ, तो आपकी डॉक्टर जो आपके लिए पूरा आपका ट्रीटमेंट ना टेलर्ड कर देंगे, जो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल होगा। तो आप इन चीज़ों से मेजॉरिटी वे में आप बच सकते हैं। चलें, तो बहुत अच्छी आपने बात कही। बात यही है कि आपको पता होना चाहिए, ये अवेयरनेस ही नहीं है ख़वातीन को, आपने खुद कहा कि आपको पता ही नहीं होता कि खुद आपके साथ कितने इश्यूज चल रहे हैं या फैमिली में क्या है। अच्छा, आप जब बता रही थी एकदम से एबनॉर्मल बेबी का होना, तो अक्सर ये सुनने में आता है कजन मैरिजेस, बिल्कुल, उसमें क्या ये फैक्ट है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स कि जो कज़न मैरिजेस होती हैं उसमें ये चीज़ पाई जाती है। अब समटाइम्स होता ये है कि एक फैमिली में ये इशू नहीं है, तो वो कहते नहीं उनमें तो हुआ था तो उनमें ये इशू नहीं है। उनमें ये इशू इसलिए नहीं था कि मे बी जो उनके मदर और फादर थे, मे बी वो शायद कजन्स ना हो, मतलब वो शायद दूर के कोई हो या आउटसाइड फैमिली हो, तो वो जीन का जो मिक्सचर है वो आउटसाइड एक जीन आई होगी, एक जीन फैमिली वाली जीन आई होगी, उसी जीन से वो बेबी जो बॉर्न हुआ होगा उसमें शायद मिक्सचर जीन होगी, एक जीन अच्छी होगी मतलब प्रोटेक्टिव जीन होगी, एक वाली जीन जो है वो इफेक्टिव जीन होगी जिसको डोमिनेंट या रिसेसिव कहते हैं, तो वहाँ पे ईजी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचें कि अगर एक के साथ नहीं हुआ तो दूसरों के साथ नहीं होगा। एवरी पेशेंट, एवरी केस इज अ डिफरेंट केस। फॉर दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आपने अपनी OB-GYN के पास आना है, अपनी पूरी, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेमैन की बात है कि अगर हम टेलर के पास जाते हैं तो आप अपना चॉइस बताएंगी, मैं अपनी चॉइस बताऊंगी, हम उनसे एडवाइस ले लेंगे कि जी आप बता दें कि आजकल क्या है, लेकिन हम चॉइस तो अपनी बताते हैं ना। इतनी अच्छे तरीके से सिंपल आपने ये मैं समझती हूँ लोगों को बताने की कोशिश की, खवातीन को खास तौर से समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप PCOS का जिक्र करेंगे, PCOS में क्या प्रेगनेंसी होना वाकई मुश्किल है और PCOS वैसे है क्या? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो PCOS के बारे में आई थिंक बहुत बात होती है, बहुत बातें होती हैं, लेकिन PCOS के बारे में जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है ना, वो आप ये अंडरस्टैंड करें कि PCOS है क्या। PCOS इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉली का मतलब है बहुत सारे, सिस्टिक का मतलब है छोटी छोटी थैलियाँ बना हुआ होना, ओवेरियन मतलब अंडादानी, और सिंड्रोम होता है जो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक सिंड्रोम बनता है। सो दिस इज़ PCOS। अब PCOS का होता यह है कि अमूमन एक फैशन बन चुका है जी, एक फैशन बन चुका है कि मुझे मैं तो अभी आपको कहने लगी थी कि हर रील में हर कोई बैठा हुआ बता रहा है, लेकिन ये नहीं समझा रहा कि भाई अगर ये है तो फिर करना क्या है। और हर कोई ये बता रहे हैं मुझे PCOS है, मुझे PCOS है। अगर मैं एक ग्रुप में भी बैठती हूँ तो 10 खवातीन जो बात करेंगी उनमें से 4 बोलेंगे मुझे PCOS है। तो मतलब आई वॉन्ट टू स्प्रेड दिस अवेयरनेस कि PCOS आपको क्यों लग रहा है कि आपको PCOS, जस्ट बिकॉज इट्स रनिंग इन द ट्रेंड। PCOS में देखिए 3 चीज़ें मिलके होती हैं। एक होता है आपका नंबर 1, जो गूगल करना चाहें वो ज़रूर करें, बिकॉज दैट्स लाइक द बेस्ट थिंग वी गो थ्रू, रॉटरडैम क्राइटेरिया। रॉटरडैम क्राइटेरिया क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। दूसरी चीज़ ये कि आपके जो सिम्टम्स आते हैं, व्हाटएवर सिम्टम्स यू हैव,
थर्ड चीज़ ये बायोकेमिकल एनालिसिस, मतलब जो टेस्ट, आसान लफ्ज़ों में जो आप टेस्ट करा रहे हैं। रॉटरडैम क्राइटेरिया में 3 चीज़ें हैं। अब ये देखिए, वो 3 चीज़ें जो थी उसमें से भी एक चीज़ की 3 चीज़ें आ चुकी हैं। वो ये कि जब आप PCOS, मतलब आप एक सोनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जो अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर्स होती हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप उनको कहते हैं कि मेरा आप स्कैन कर दें। वो आपका जब स्कैन करेंगे तो स्कैन पे कुछ ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जी आपको PCOS है, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि उनको ओलिगोमेनोरिया होता है या एनओव्यूलेटरी साइकिल्स होते हैं, मतलब इजी वर्ड्स में उनके साइकिल डिस्टरप्टेड होते हैं, इरेगुलर होते हैं। मतलब अब तो ये भी समझना ज़रूरी है कि साइकिल इरेगुलर क्या होता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने OB-GYN के पास जाएंगे। थर्ड चीज़ ये सिम्टम्स आना, फेस के इस साइड पे बाल आना, अनवांटेड जगहों पे बाल आना, फीमेल्स में चेस्ट में बाल आ जाना, बैक में बाल आ जाना, ये नेचुरल तो नहीं है। इस तरह से यहाँ पे एक्नी का आना, बॉल्डनेस आ जाना, एलोपेशिया होना, ये इन सब चीज़ों को मिला के, यस, दीज आर वन ऑफ द सिम्टम्स। दूसरा, PCOS में होता क्या है कि बॉडी में जो मेल हार्मोन्स है ना, जैसे हर फीमेल की बॉडी में भी टेस्टोस्टेरोन है, DHT है, और दूसरे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिनको एंड्रोजन्स कहते हैं, उनकी क्वांटिटी बढ़ जाना। इजी लफ्ज़ों में मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना एंड फीमेल हार्मोन्स का कम हो जाना, उस डिसबैलेंस की वजह से PCOS आता है। उसकी वजह से ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जब फीमेल हार्मोन्स कम हो जाएंगे तो जो आपकी अंडादानी, जो कुदरत के तौर पे अंडादानी आपको मिली हुई है, उसमें एक खवातीन जब पैदा होती हैं उनके अंडों के रिजर्व्स मौजूद हैं, के साथ साथ वो रिजर्व कम होते हैं और वो मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि जैसी एज बढ़ेगी वो बढ़ जाएंगे, वो कम ही होंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। तो PCOS में होता क्या है कि एक मंथ के साइकिल में बहुत ज़्यादा, लेकिन छोटे छोटे अंडे बनकर वो अंडे ज़ाया हो रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि फॉर एग्जाम्पल अगर 100 अंडे हैं, जो कि 100 नहीं है, लाखों की तादाद में, हर मंथ 12 से 15 ज़ाया हो गए, किसी काम के नहीं रहे, तो वो आपके 100 में से ज़ाया होते रहे ना। बिल्कुल। इस तरीके से PCOS में प्रेगनेंसी एक चैलेंज बन जाती है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर बख्तावर, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन ब्रेक पे जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको किस तरह ट्रीट करना है और किस तरह प्रेगनेंसी जो है उसको अपनी ज़िंदगी में ला सकती हैं, खासतौर से वो खवातीन जो ट्रेंड के तौर पे PCOS नहीं है, जिन्हें वाकई में है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर बख्तावर हमारे साथ हैं। डॉक्टर बख्तावर से हम पूछ रहे थे कि ड्यूरिंग मैटरनिटी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं उनका वो बता रही हैं, खासतौर से PCOS के बारे में भी हम बात कर रहे थे। डॉक्टर साहबा, इसका हल क्या? अगर मुझे सिम्टम्स पता चल गए, चले मैं उस पर इस वक्त जो बहुत ट्रेंडिंग है और ट्रेंड पे तो मैं बात कर रही हूँ इस पर, लेकिन अगर मुझे है वाकई PCOS, सिम्टम्स आ जाते हैं तो क्या करना है? सबसे पहले तो आपने ये एड्रेस करना है कि PCOS के सिम्टम्स आए कौन कौन से हैं और कौन कौन से सिम्टम्स को आप कंट्रोल कर सकती है। नॉर्मली PCOS को बहुत अच्छे से, सबसे पहले नंबर 1 जो चीज़ है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपने अपनी लाइफस्टाइल को कम्प्लीटली मॉडिफाई कर देना है। मॉडिफाई किस तरीके से करना है? बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स होती हैं जो कि अंडरवेट होती हैं लेकिन वो PCOS की शिकार होती हैं, तो उनको तो मैं नहीं कहूँगी कि वो अपनी वेट लूज़ करना शुरू कर दें, लेकिन वो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे मॉडिफाई करें कि वो जो ये स्टार्ची चीज़ें होती हैं वो ना खाएं, प्रोसेस्ड गुड्स हैं वो उसका कंजम्पशन कम कर दें। अपनी डाइट में योगा, एरोबिक्स और ऐसी चीज़ें जो कि आपका बॉडी के सर्कुलेशन को क्लीन करती हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती हैं, वो चीज़ें आप करें। आसान लफ्ज़ों में कि जब एक पेशेंट या जब एक कैंडिडेट अगर वर्कआउट करेंगी तो कहते हैं ना ब्लड साफ़ हो जाता है। ब्लड साफ़ होने का मतलब क्या होता है कि आपके ब्लड के अंदर बहुत अच्छा हेल्दी ऑक्सीजन गुजरना शुरू हो जाता है। तो वो हेल्दी ऑक्सीजन जो आपके ब्लड के अंदर गुजरना शुरू करेगा वो आपकी ओवरीज तक जाएगा, आपको ओवेरियन सप्लाई अच्छा हो जाएगा। जब आपको ओवेरियन सप्लाई अच्छा हो जाएगा तो आपके जो फॉलिकल्स जो बन रहे हैं, जिनकी वजह से साइकिल इरेगुलर है, हार्मोन्स का ऊपर नीचे होना है, वो हार्मोन्स रेगुलेट हो जाएंगे। तो ये तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। स्लीप अच्छी लें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, अपने सप्लीमेंट्स लें, फिश ऑयल का इस्तेमाल करें। प्रिम रोज़ ऑयल बहुत अच्छा आ चुका है एंड बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स उनके आ चुके हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 3 मंथ्स में आप देखें कि आपकी बॉडी में चेंजेस क्या है। आप नोटिस करेंगी
कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे ना वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, वेट लॉस होने की वजह से साइकिल्स ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहबा, आपने बहुत अच्छे से बता दिया पीसीओएस के बारे में, लेकिन एक चीज़ जो मैं शुरू में कह रही थी कि आपके लिए मैंने पढ़ा एस्थेटिक गायनाकोलॉजी कंसल्टेंट। एस्थेटिक मैंने तो सुना था भाई, मेरे पास आती हैं डॉक्टर्स, वो स्किन के हवाले से बात हो रही होती है कि भाई हम बोटॉक्स करवाएं या फिलर्स करवाएं, इस तरह की बात। तो क्या ये क्या कोई जदीद तरीका इलाज है, क्या है ये एस्थेटिक देखिए बहुत अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत अच्छा एक फील्ड आ गई है, एक न्यू फील्ड आ गई है, एक नॉन इन्वेजिव फील्ड आ गई है कि जिसमें हम पेशेंट्स के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पेशेंट्स जैसे कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने फेस पे पीआरपी जो नीडल्स होती हैं उनका यूज़ होता था। अब नीडल्स के नाम से लोग इतना डर जाते हैं, तो जब फेस पे नीडल्स होती हैं तो बॉडी की किसी भी रीजन पे नीडल्स जा सकती हैं। जी। तो होता ये है कि हम जो प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं ना, जो हमारा लिक्विड गोल्ड है, उसको हम यूज़ करते हैं और उन रीजन्स में उनको हम इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे हमें सेल की जो एजिंग होती है उसको इनहिबिट करवाना होता है। में पीआरपी करते हैं, पीआरपी करते हैं, हम पीआरपी करते हैं, हम लाइटनिंग कॉमन करते हो हैं। गया ना पीआरपी, बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसको अननेसेसरी रिकरेंट डिस्चार्जेस के इश्यूज होते हैं, वो इतनी एंटीबायोटिक्स ले चुके होते हैं कि अब उनको वो मेडिसिन का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। दे वांट टू इम्प्रूव देयर इंटीमेट हेल्थ, उनको अपनी इंटीमेट हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसान का सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आपका फेशियल कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपका ओवरऑल हेल्थ कॉन्फिडेंस। हर कोई आके करवा सकता है ये ट्रीटमेंट, या ये भी वही रिक्वायरमेंट के उस पे होती है क्योंकि हर ह्यूमन बॉडी जो है डिफरेंट है ना? हाँ डेफिनेटली। जिन साइड इफेक्ट्स और डाउन टाइम तो वैसे ही बहुत कम है क्योंकि आपका अपना ही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है ना। लेकिन ये कि ऑब्वियसली जिनको नीड है, जिनको रिकरेंट इश्यूज आ रहे हैं, उन्हीं को रेकमेंड किया जाता है। और ज़्यादातर मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा अवेयरनेस जिन लोगों को देना चाहती हूँ वो ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो मीनोपॉज वाली ख़वातीन है, या वो पेशेंट्स जो पेरी मीनोपॉज में हैं, जिनका मीनोपॉज नज़दीक है या मीनोपॉज में आ चुकी हैं। ज़्यादातर एड्रेस हम उन पेशेंट्स को कर रहे हैं बिकॉज उनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो बस इन चीज़ों को लेकर ना अपनी लाइफ को चला रही हैं। दे आर जस्ट टेकिंग थिंग्स ऑन कि हम किनसे बात करें, हम इतने स्किन इश्यूज हैं, हम बात किससे करें, अगर बात भी करें तो वो हमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी। अब उनको इतना ज़्यादा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि वह बस वो लेके चल रही हैं उसको, और दे आर जस्ट टेकिंग थिंग्स अलोंग। तो अब बहुत ज़्यादा चीज़ें नॉन इन्वेजिव हैं। पहले होता ये था कि सारी चीज़ों को सर्जिकली लेके चलते थे कि सर्जिकल रिपेयर कर देते थे, लेकिन सर्जिकल रिपेयर डेफिनेटली एक हद तक तो है, लेकिन हर कोई उसके लिए कैंडिडेट नहीं है। अब अगर एक पेशेंट है, शी इज 70 to 80 years old or maybe 80 to 90, is she a candidate for general anesthesia? Can she go for it? वो तो इतनी मेजर सर्जरी करा ही नहीं सकती। तो अगर क्लिनिक में आकर आप एक सेशंस लेकर 5 to 6 सेशंस लेकर अपने इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर दें या तो करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इतनी आपने डिटेल में बताया, और मुझे लगता है कि आपके साथ तो एक और सिटिंग होनी चाहिए, और ख़ास तौर से एस्थेटिक के बारे में आपसे ज़रूर पूछें गायनी के हवाले से जो है। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में। आपको ये कहूँगी कि ख़वातीन हज़रात जो भी इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं और इस बात को यकीनन समझ गए होंगे कि सबसे पहले आपकी हेल्थ ज़रूरी है। अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर चेंज लाइए और हेल्दी जो है अपनी आदतें जो है उनको अपनाएं। उसके बाद जो है आप बेहतर से बेहतर अपनी तमाम चीज़ें जो कर सकेंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकेंगे। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।